ये साबित करने के लिए कि इंसान और ज़ॉम्बी के भी बच्चे हो सकते हैं, मैंने एक ऐसे ज़ॉम्बी को पकड़ने का फैसला किया जो देखने में काफ़ी साफ सुथरी और खूबसूरत थी। अचानक आई एक आपदा की वजह से लगभग 90% इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे और मैं अजीब तरीके से एक लव कॉन्क्वेस्ट सिस्टम एक्टिवेट कर बैठा था, जिसका दुनिया के ख़त्म होने से कोई लेना देना नहीं था। उसी समय मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत ज़ॉम्बी आ गई। उसे देखते ही मैंने तुरंत रिएक्ट किया। इस लव सिस्टम में शायद प्रजाति को लेकर कोई नियम नहीं था और इतनी खूबसूरत ज़ॉम्बी को यूं ही जाने देना सही नहीं होता। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने बैग से एक रस्सी निकाली। मैं सही मौके का इंतज़ार करने लगा और फिर पूरी ताकत से रस्सी फेंककर उसे पकड़ लिया। वो जोर से चीखी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया। इतना पास इंसानी मांस की गंध पाकर वो ज़ॉम्बी तुरंत बेकाबू हो गई। उसका छोटा सा सिर मेरी तरफ झपटने लगा और मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ठीक उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई होस्ट, आपने हैंड होल्डिंग मिशन पूरा कर लिया है। कॉन्कूल्स टारगेट शेन किंगवू, पहचान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मौजूदा स्थिति ज़ॉम्बीज अफेक्शन लेवल 0। हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताज़े मांस। पहले किसका इनाम? ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन। पूरी तरह कॉन्क्वेस्ट करने पर जेनेटिक एवोल्यूशन पोशन। इतने बड़े इनाम देखकर मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। सिर्फ 100 किलो मांस ही मुझे 2.5 साल तक आराम से जिंदा रख सकता था और उसके बाद के 2 इनाम तो और भी ज़्यादा कीमती थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं शेन किंगवू का अफेक्शन लेवल बढ़ाऊं कैसे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया और उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। तुरंत ही वो मुझ पर गुस्से में गुर्राने लगी। उसके नुकीले दांत आपस में घिस रहे थे, जिसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ कहे मैंने सीधे सिस्टम की इन्वेंट्री से मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में ठोस दिया। तुरंत ही उसकी गुर्राहट बंद हो गई। अगले ही पल वो उस मांस के टुकड़े को पागलों की तरह भाड़ने लगी। ये सब देखकर मैं बेबस होकर आह भरने लगा। उसके मुंह में इतने नुकीले दांत देखकर लग रहा था कि पहले किस वाला इनाम अभी के लिए मेरी पहुंच से बाहर है। उसी वक्त बगल वाले कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया। अंदर से एक आदमी और एक औरत बाहर आए। दरवाज़ा खुलते ही वो औरत बोलने लगी, अरे हैंडसम, मैं और मेरे पति 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। तुम्हारे पास इतना सारा खाना है, तुम तो एक लाश को भी खिला रहे हो। थोड़ा सा हमें भी दे दोगे? ये दोनों एक नए नवीले शादीशुदा जोड़े थे। पति का नाम शेन लियांग था और पत्नी का नाम लिन वान। आमतौर पर ये दोनों हमेशा बाहर का खाना मंगाकर खाते थे। इनके घर में ज़रा सा भी खाना स्टोर करके नहीं रखा था। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने इनकी मीठी मीठी बातों पर भरोसा कर लिया था और बेवकूफ़ी में अपना खाना इनके साथ बांट दिया। मुझे लगा था कि ये लोग मेरे एहसानमंद होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब मैं बाहर सामान ढूंढने गया था, तब इन्होंने मेरा सारा सामान लूट लिया और ऊपर से मेरे कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मैं जितना भी चिल्लाया, इन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे एहसान फरामोश और धोखेबाज लोगों को मैं फिर से खाना कैसे दे सकता था? लेकिन मेरे सामने खड़ी ये लिन वान शायद किसी काम आ सकती है। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, मेरी आंखों के सामने सिस्टम का इंटरफेस फिर से खुल गया। नाम लिन वान जी, पहचान शादीशुदा महिला, अफेक्शन लेवल 0। हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताज़े फल और सब्जियां। पहले किसका इनाम? 120 मीटर का फर्निश्ड घर। पूरी तरह कॉन्क्वेस्ट करने पर 1000 स्क्वायर मीटर की लग्जरी विला। ये इनाम देखते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 100 किलो फल और सब्जियां। वैसे मुझे खाने की कमी नहीं थी, लेकिन इस प्रलय में संतुलित खाना सबसे ज़रूरी था। उधर उन दोनों ने मुझे मुस्कुराते देखा तो उन्हें लगा कि मैंने उनकी बात मान ली है। वो शेन लियांग तुरंत अकड़ में आ गया। पहले हमें 5 किलो पोर्क और 3 कैन्स ऑफ पानी भी। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने कब तुम्हारी बात मानी? मेरा खाना चाहे इतना बच जाए कि मुझे कुत्तों को खिलाना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे गद्दारों को कभी नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने शेन किंगवू को वापस कमरे में धक्का दे दिया। शेन लियांग गुस्से में मुझे घूरने लगा। उसके दांत गुस्से से किटकिटा रहे थे। वो मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मेरे पास खड़ी ज़ॉम्बी से डर रहा था। कमरे में वापस आकर मैंने शेन किंगवू को बैठाया और साथ ही सिस्टम पैनल खोल लिया। जो मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह चौंक गया। अफिनिटी लेवल शेन किंगवू का 5 पॉइंट बढ़ चुका था। तभी मुझे प्रलय का आखिरी चरण याद आया। मेरी पिछली जिंदगी में विकसित ज़ॉम्बीज में धीरे धीरे समझदारी आने लगी थी। क्या ये हो सकता है कि शेन किंगवू भी इवॉल्व कर सकती है? आखिर ऐसा कैसे कि बस थोड़ा सा मांस देने पर ही उसका अफिनिटी लेवल 5 पॉइंट बढ़ गया? ये तो एक नॉर्मल लड़की को पटाने से कहीं ज़्यादा आसान है। ये सोचकर मैंने उसे कुछ और कच्चे मांस के टुकड़े दिए और उसका अफिनिटी लेवल 10 तक पहुंचा दिया। शुरू में तो मैंने सोचा था इसी तरह उसे और खिलाता रहूंगा, लेकिन जब मैंने उसका छोटा सा गोल पेट देखा तो मैंने रुकने का फैसला किया। फिर मैंने दोबारा उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। ज़ॉम्बी प्रलय शुरू होने के 1 महीने बाद एक भयानक ठंड आने वाली है। मेरे पास तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय है। सबसे पहले मुझे सप्लाई की समस्या हल करनी होगी। खाना और पानी जीने के लिए सबसे ज़रूरी है। उसके बाद गर्म कपड़े और दवाइयाँ।
ये सब चीज़ें तो किसी तरह मिल सकती हैं, लेकिन सेफ हाउस सबसे ज़रूरी चीज़, उसके बारे में मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था। वो सेफ हाउस सिर्फ मजबूत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर का तापमान भी स्थिर रखना होगा। ऐसी जगह ढूंढना जो ये सारी शर्तें पूरी करे लगभग नामुमकिन था। जहां तक मुझे पता है पूरे शंघाई शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे पहले किस वाले इनाम की याद आई। मैंने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, जो घर रिवॉर्ड में मिलेगा, क्या वो पहले से बना हुआ है या कहीं भी अचानक बन सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, रिवॉर्ड में मिलने वाले सभी घर शुरुआत से बनाए जाते हैं। होस्ट अपनी मर्जी से उनकी लोकेशन चुन सकता है। मैंने तुरंत अगला सवाल किया, अगर मुझे घर के लिए कुछ खास चीज़ें चाहिए हों, जैसे टाइटेनियम एलॉय से बना हो, उसमें एक सीक्रेट एग्जिट हो, साथ में वेयरहाउस, मेडिकल और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी हो? सिस्टम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, होस्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लूप्रिंट देना होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन और मेडिकल इक्विपमेंट इसमें शामिल नहीं है। होस्ट को ये चीज़ें खुद ही हासिल करनी होंगी। ये सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया। इसका मतलब मेरा टाइटेनियम एलॉय से बना सेफ हाउस सच में बन सकता है। उसी वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लिन वांसी दरवाजे के बाहर अकेली खड़ी थी। काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। गलियारे के दोनों तरफ अंधेरा था। कौन जाने कब कोई ज़ॉम्बी अचानक सामने आ जाए। जैसे ही वो हार मानने वाली थी, दरवाज़ा आखिरकार खुल गया। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा चाकू देखा, उसका दिल बैठ गया। वो जल्दी से बोली, अब गलत मत समझना, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लिन वांसी को भी समझ आ गया कि मैं उसे परख रहा हूं। अगर पहले जैसा समय होता तो वो अब तक मुझे थप्पड़ मार चुकी होती, लेकिन अब उसे मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए वो बस जबरदस्ती एक बनावटी मुस्कान दे पाई। वो, मैं तुमसे थोड़ा खाना मांगना चाहती थी। मैंने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। उधार दे दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा फायदा होगा। अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो। लेकिन मैं उसकी चाल में कैसे फंस सकता था? ना कहा तो अभी दरवाज़ा बंद कर दूंगा। ये सुनकर लिन वांसी वहीं खड़ी रह गई, हिली तक नहीं। मैंने ठंडे लहजे में कहा, क्या हुआ, डर नहीं लग रहा? अगर अभी बाहर कोई ज़ॉम्बी आ गया तो? मैंने इतना ही कहा था कि दूर से एक ज़ॉम्बी की डरावनी गरज सुनाई दी। लिन वांसी का खूबसूरत चेहरा डर से एकदम सफ़ेद पड़ गया। तुरंत ही उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने दांत भींचे और अंदर आ गई। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगा, मेरी नज़र तिरछे सामने वाले फ्लैट में खड़े शेन लियांग से मिली। पकड़े जाने पर वो तुरंत सिर झुकाकर छिपने लगा। मैं हल्का सा हंसा और ताने भरे अंदाज में दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर शेन किंग वू ने जैसे ही लिन वांसी को देखा, वो तुरंत बेकाबू हो गई। डर के मारे लिन वांसी पीछे हटने लगी। वो चीख पड़ी और जल्दी से दूर हो गई। तुम्हारे घर में ज़ॉम्बी कैसे है? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। डरने जैसा कुछ नहीं है, आखिर ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी ही तो है। मेरी ये बात सुनकर वो अनजाने में मेरी तुलना शेन लियांग से करने लगी। उसने मन ही मन सोचा, काश मेरे पति में इसका आधा भी हिम्मत होती तो मुझे यहाँ आकर ये बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। ये सोचकर लिन वांसी ने गहरी सांस ली। फिर उसने सीधे पूछा, ठीक है, साफ साफ बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे खाना दो। कुछ देर बाद वो लिविंग रूम में वापस आई और गुस्से भरे लहजे में बोली, मैंने सब कुछ कर दिया जो तुमने कहा था, अब खाना कहाँ है? मैं धीरे धीरे फ्रिज का दरवाज़ा खोलने लगा। जानबूझकर मैंने उसे अंदर का नज़ारा दिखाया, जहाँ ताज़े मांस से भरा हुआ था। उसी पल लिन वांसी के मन में ख्याल आया, क्या हो अगर मैं इसे बेहोश कर दूं और सारा खाना ले लूं? लेकिन आखिर में उसकी समझदारी जीत गई। असल में मैं पहले से ही उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। आखिरकार लिन वांसी ने मुझ पर हमला नहीं किया और ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और हल्की सी निराशा भी। मैंने करीब आधा किलो पोर्क निकाला और यूं ही उसके पैरों के पास फेंक दिया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वो जमीन पर पड़े उस मांस के टुकड़े को घूरने लगी। बस इतना ही दे रहे हो? ये भी बहुत है। उसे क्या पता इस प्रलय में आधा किलो मांस कितना कीमती होता है। उसे तो बस यही याद था कि शादी से पहले शेन लियाल में उसे 3,80,000 रुपए का दहेज दिया था और ऊपर से घर के कागजों में उसका नाम भी था। लिन वांसी ने गहरी सांस ली। आखिरकार वो झुकी और जमीन से वो मांस उठाया, फिर ठंडे चेहरे के साथ वहां से चली गई। उसका वो रवैया देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे खुशी हुई। वो जितनी ज़्यादा परेशान होती, मुझे उतना ही ज़्यादा संतोष मिलता। मैंने मुस्कुराते हुए सिस्टम पैनल खोला। घर और सब्जियों का स्टेटस दिखा रहा था, क्लेम करने के लिए तैयार। हालांकि 100 स्क्वायर मीटर का घर थोड़ा छोटा है, लेकिन मेरे पास इसका हल है। बस मुझे एक और औरत ढूंढनी होगी जिसका स्टेटस लीन वांसी जैसा हो, ताकि इस बेस को और बड़ा किया जा सके। अब सिर्फ एक ही समस्या बची थी, सेफ हाउस का डिज़ाइन ब्लूप्रिंट।
लेकिन किस्मत से शंघाई यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। लगता है अब मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। मेरा पहला टारगेट था सामने वाला फ्लैट O4। मैंने एक तार निकाली और लॉक में डाल दी। कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा खुल गया। अंदर घुसते ही मुझे कमरे से कुछ चबाने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत लालच में खा रहा हो। मैं धीरे से बेडरूम के दरवाजे तक गया और उसे चुपचाप खोल दिया। अंदर देखा तो एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ी लाश को खा रहा था। कितना भयानक, मैंने धीरे से कहा। फिर मैंने कसाई वाला चाकू उठाया और उस ज़ॉम्बी पर झपट पड़ा। लेकिन किसे पता था कि इस वार से उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। वो मुड़ा, अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए सीधे मेरी तरफ झपटा। मैंने उसे जोर से छाती पर लात मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मैं उस पर टूट पड़ा और कई वार किए, जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा मेरे चाकू में 2 गहरे निशान पड़ चुके थे। आखिर वो सिर्फ एक कसाई वाला चाकू ही था। मांस काटने के लिए ठीक है, लेकिन ज़ॉम्बी की हड्डियां काटना उसके बस की बात नहीं थी। अब मुझे एक बेहतर हथियार ढूंढना था। दोपहर तक मैंने 5वीं मंजिल के 6 कमरों की जांच कर ली। कुल मिलाकर मैंने 3 ज़ॉम्बी खत्म किए। मुझे मिला 1 डिब्बर माल्ट जूस, 7 बोतलें अलग अलग दवाइयों की और 1 कैन प्रोटीन पाउडर। सामान तो ठीक ठाक मिल गया, लेकिन मेरा तेज चाकू अब पूरी तरह बेकार हो चुका था। किस्मत से मुझे एक बेसबॉल बैट मिल गया। मैंने उसे कुछ बार घुमा कर देखा और वो हाथ में काफी सही लगा। उधर लीन वानसी और शेन लियांग दरवाजे के छोटे से छेद पीप होल से पूरी तरह देख रहे थे कि मैं कैसे एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रहा था। मेरा वो उग्र रूप देखकर दोनों के गले सूख गए। उन्होंने जोर से निगल लिया। अंदर ही अंदर उन्हें राहत मिली कि उन्होंने मुझे उकसाने की बेवकूफ़ी नहीं की, वरना अब तक वो दोनों भी खत्म हो चुके होते। जब तक उन्हें मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तब तक वो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे बाहर निकले और हर कमरे को ध्यान से चेक करने लगे। उम्मीद थी शायद मैं कुछ खाना छोड़ गया हूं, लेकिन अफसोस, मैंने इतनी अच्छी तरह तलाशी ली थी कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कमबख्त, ये आदमी टिड्डी का अवतार है क्या? एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। तभी मुझे एक स्टेक मिला है, लेकिन ये पूरा फफूंदी लगा हुआ है। शेन लियांग ने आंखें घुमाई। मेरी प्यारी पत्नी, क्यों ना तुम मुझसे थोड़ा और खाना मांग लो? लीन वानसी के चेहरे पर साफ नापसंद दिखी। लेकिन हमने कल ही थोड़ा खाया था, मुझे अभी ज़्यादा भूख नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन बाद में तो लगेगी ही। क्या तुम इंतजार करोगी जब तक वो सारा खाना उन जिंदा लाशों को खिला दे? शेन लियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर आवाज में बोला, सुनो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मुझे यकीन है हम बचाव दल के आने तक टिक सकते हैं। अपने पति की ये बात सुनकर लीन मानसी ने दांत पीसे। ठीक है, मैं जाती हूं। जैसे ही वो बाहर निकली उसे एक बेहद लुभावनी खुशबू आई। उसी समय मैं रसोई में गया और एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर निकाल लाया। उसके अंदर आलू का गरम गरम स्टू भरा हुआ था। मैंने एक बोतल माल्ट जूस भी खोली और आराम से सोफे पर बैठकर खाने लगा। उस खुशबू से खिंचकर लीन वानसी बार बार निगलने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला तो वो बस वहीं खड़ी रह गई। 2 कौर खाने के बाद मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे अचानक उसकी याद आई हो। अरे, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। ये कहते हुए मैंने एक प्लेट उठाई और उसमें थोड़ा मांस परोसा। लीन मानसी को लगा ये उसके लिए है। जैसे ही उसने खुशी से हाथ बढ़ाए, मैं उसके पास से निकलकर सीधा सोफे की तरफ चला गया। मैंने शेन किंग वू के मुंह से कपड़ा हटाया और उसने तुरंत प्लेट में मुंह डालकर खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लीन वानसी का चेहरा बेहद अजीब हो गया। उसने हल्की खांसी की और बात बदलते हुए बोली, तो काश तुमने पूरी 5वीं मंजिल साफ कर दी। हाँ, और अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जाने से पहले मुझे थोड़ा और सामान इकट्ठा करना है। ये सुनते ही लीन मानसी की आंखें फैल गईं। क्या तुम जा रहे हो? बाहर तो हर जगह ज़ॉम्बीज़ हैं, तुम आखिर जाओगे कहाँ? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ? ये सुनते ही लीन मानसी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। कौन चाहेगा कि तुम रुको? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम बाहर जाकर मर जाओ। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चिंता भी थी। अगर मैं सारा खाना लेकर चला गया तो क्या वो और शेन लियांग भूख से मर नहीं जाएंगे? मैंने सीधा पूछा, सच सच बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? बदले में कुछ देने के लिए मैं हंस पड़ा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो वापस आएगी, लेकिन इतनी बेशर्म होगी ये नहीं सोचा था। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। मैंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले ली थी। इन दिनों शेनकिंग हुआ कि भूख भी काफ़ी बढ़ गई थी। पहले वो आधा किलो मांस खाकर ही भर जाता था, अब तो 1.25 किलो भी कम पड़ रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी, उसका पेट बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं लग रहा था। अगर उसका अफेक्शन लेवल लगातार नहीं बढ़ रहा होता तो मैं उसे खिलाना कब का बंद कर देता। फिर ये सोचकर कि वो समझे या ना समझे, मैंने मन ही मन उसे धमकी दी। मैंने तुम्हें 6 दिन तक संभाला है, अगर तुमने बुरी नीयत से मुझे काटने की कोशिश की तो यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर मैंने उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। अब वो पहले की तरह चीख नहीं रहा था, बल्कि उसने मुंह खोल दिया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं उसे खाना दूं।
अगर तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, समझे? वो कुछ बोला नहीं तो मैंने इसे उसकी हामी मान लिया। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के काटने की कोशिश की। मैं तुरंत चिल्लाया, नहीं! मेरी आवाज़ सुनते ही वो रुक गया, फिर सिर टेढ़ा करके मुझे देखने लगा। मैंने फिर से धीरे धीरे हाथ पास ले गया, लेकिन इस बार भी वो काटने की कोशिश करने लगा। हम ऐसा कई बार करते रहे, 10 बार से भी ज्यादा। पर जब मैं हार मानने ही वाला था, तभी उसने काटना बंद कर दिया। वो बस मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये खाने वाली चीज़ है या नहीं। अंदर ही अंदर मैं खुशी से पागल हो रहा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। लगता है उसने मेरा इशारा समझ लिया। इस बार उसने मुझे काटने की कोशिश नहीं की। उत्साहित होकर मैंने उसे फिर से मांस का टुकड़ा दिया और सिर हिलाकर इशारा किया। इस बार उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने कई बार ऐसा दोहराया और हर बार वो मेरे इशारे का इंतजार करता रहा। अब मुझे ये चेक करना था कि वो सिर्फ बंधा होने की वजह से शांत है या सच में कंट्रोल सीख रहा है। इसलिए मैंने एक आखिरी टेस्ट करने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने उसकी रस्सियां खोल दी, फिर टेबल पर मांस से भरी एक प्लेट रख दी। शेनकिंग हुआ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और मेरी तरफ चलने लगा। पहले उसने टेबल पर रखे मांस को देखा, फिर मेरी तरफ नजर डाली। इसके बाद उसने हाथ उठाकर उस प्लेट की तरफ इशारा किया। मेरे दिल में खुशी भर गई। मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया। तभी शेनकिंग हुआ ने प्लेट उठाई और लालच से खाने लगा। मानना पड़ेगा, उसका खाने का तरीका अभी भी देखने लायक नहीं था, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खुश कर रही थी वो ये थी कि उसका अफेक्शन लेवल अभी सिर्फ 40 के आसपास था और वो पहले ही मेरी बात मानने लगा था। तो अगर ये 100 तक पहुंच गया तो मेरे पास एक पूरी तरह कंट्रोल में रहने वाला ज़ॉम्बी होगा। ये कोई लव सिस्टम नहीं है, ये तो साफ साफ एक सर्वेंट बनाने वाला सिस्टम है। उधर दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से शेनलियांग काफी बेचैन था। उसे पता चल चुका था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, चाहे खाने के लिए हो या बदला लेने के लिए। वो मुझे जिंदा जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर मैं अकेले ही कई ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर सकता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ एक प्लान बनाना शुरू किया। सुनो, हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, कम से कम उसे खाना लेकर तो नहीं जाने देंगे। ऐसा करो, तुम फिर से उससे खाना मांगने जाओ और जब वो सो जाए तो दरवाज़ा खोल देना, फिर हम मौका देखकर उसे खत्म कर देंगे। गिल्ट और पछतावे में लिन वानसी उसकी लगभग हर बात मानने लगी थी। आखिर में उसने सिर हिला दिया। शैन लियांग का चेहरा चमक उठा। परफेक्ट, जैसे ही अंधेरा होगा हम अपना प्लान शुरू करेंगे। मैं तैयारी करके आता हूँ। उसे जाते हुए देखकर लिन वानसी हल्की कड़वी मुस्कान देने लगी। उसने प्लान की डिटेल भी नहीं पूछी, शायद उसके दिल में सब पहले से साफ था। इधर मैं अगले दिन सुबह निकलने वाला था, इसलिए जल्दी सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं लेटा दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला हल्की मुस्कान के साथ। क्या हुआ, इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई? ये सुनकर लिन वानसी मन ही मन मुझे कोसने लगी। अंदर से उसका मन कर रहा था कि मुझे जोर से मार दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने ज़बरदस्ती एक आकर्षक सा भाव बनाया, सिर्फ भूख नहीं है, मुझे अंदर आने दो। मैं थोड़ा साइड हो गया ताकि वो अंदर आ सके। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी मैंने उसे हल्का सा छेड़ दिया। वो तुरंत पलटी, गुस्से में मुझे घूरते हुए, अब तुम्हें मुझे कुछ और देना पड़ेगा। उसका गुस्से से भरा हुआ लेकिन कुछ कह ना पाने वाला एक्सप्रेशन देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका और जोर से हंस पड़ा। तो यही एहसास होता है बुरा इंसान बनने का। क्या ये सच में इतना अच्छा लगता है? मुझे उसके लिए जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। पिछली जिंदगी में इन दोनों ने मेरे साथ जो किया था ये तो बस उसका बदला था। लिन वानसी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों के अंदर गुस्से की आग जल रही थी। बस आज की रात खत्म होने दे, फिर देखती हूं तू कैसे हंसता है। कुछ घंटों बाद लिन वानसी कांपती हुई बाहर निकली और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कमरे से दरवाजे तक बस कुछ कदम ही थे, लेकिन उसे चलने में कई मिनट लग गए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला शेनलियांग तुरंत अंदर घुस गया। तो क्या वो सो गया? परफेक्ट। अभी खत्म करते हैं उसे। शेन लियांग ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा उसने देखा बेडरूम के दरवाजे पर एक आकृति खड़ी है। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया। तुमने तो कहा था वो सो गया है। लिन वानसी भी डर गई, लेकिन उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। ये वो ज़ॉम्बी है जिसे उस कमीने ने पाला है। ये रस्सी से कैसे छूट गया? अब क्या करें? क्या पहले पीछे हट जाएं? उस पल शेन लियांग के मन में जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था। उसे ज़ॉम्बी से डर भी लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर आज मौका हाथ से गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। और ऊपर से शेन किंगवू थोड़ा सुस्त और भ्रमित सा लग रहा था, जिससे उसे एक झूठा भरोसा मिला कि वो जीत सकता है। लेकिन फिर भी सुरक्षित रहने के लिए उसने कहा, तुम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचो, मैं पीछे से हमला करूंगा। ये सुनते ही लिन वानसी डर के मारे कांपने लगी। नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हालांकि वो ऐसा कह रहा था, लेकिन उसके मन में वो कभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार था। लिन वानसी भी इतनी पागल नहीं थी कि उसके लिए जान दे दे। तभी बेडरूम के दरवाजे से मेरी ठंडी आवाज आई, अरे तुम दोनों कितनी देर तक लड़ते रहोगे? मेरी आवाज सुनते ही दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। तुम सोए नहीं थे? इतना शोर कर रहे हो, सोया भी होता तो तुम जगा देते। मेरे चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ये देखकर लिन वांसी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जल्दी करो, उस ज़ॉम्बी को इसे रोकने दो, हम यहां से भागते हैं। तुम, इसका मतलब ये है? उनके हैरान चेहरों के सामने मैंने अपना हाथ उठाया और शेन किंगवू के सिर पर हल्के से हाथ फेरा, और वो ना सिर्फ मुझ पर हमला नहीं करती बल्कि शांति से खड़ी रही, जैसे उसे ये सब मंजूर हो। ये नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? ये लड़की तो ज़ॉम्बी जैसी लगती ही नहीं, इसके तौर तरीके भी बाकी ज़ॉम्बीज से बिल्कुल अलग हैं। अचानक शेन लियांग ने जोर से लिन वांसी को मेरी तरफ धक्का दिया और खुद मुड़कर सीधे दरवाजे की तरफ भाग गया। लेकिन वो 2 कदम भी नहीं दौड़ पाया था कि मैं उसके पास पहुंच गया और एक ही वार में उसे गिरा दिया। रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे मत मारो। लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। मैंने बिना हिचकिचाए उसे खत्म कर दिया। ये देखकर लिन वांसी पूरी तरह डर गई। ये सब शेन लियांग का प्लान था, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूं, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूं, अब से तुम्हारी सेवा करूंगी। उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी कि मैं उसे नहीं मारूंगा। लेकिन मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तुम्हें बस ये पता चल गया है कि अब तुम मरने वाली हो। उसी समय शेन किंगवू पास आई और जमीन पर पड़ी दोनों लाशों की तरफ इशारा किया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये अब काम के नहीं रहे। अगली सुबह मैं तुरंत शेन किंगवू को लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से निकल गया। ये बताना भी जरूरी है, सड़क पर बाइक की आवाज सुनकर कई ज़ॉम्बीज हमारी तरफ खींचे आए, लेकिन वो धीमे चलने वाले झुंड हमारा पीछा नहीं कर सके। वो बस बेबस होकर मुझे दूर जाते हुए देखते रह गए। जब मैं शिन्हाई यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पीछे लगे ज़ॉम्बीज के झुंड से बचने के लिए मैं किसी भी बिल्डिंग में घुसने ही वाला था, तभी मुझे इस तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिसने मुझे बुलाया था। मुझे अपनी तरफ आते देख वो तुरंत खिड़की से हट गया। मैंने खिड़की के फ्रेम पर हाथ रखा और एक झटके में अंदर कूद गया, लेकिन शेन किंगवू वहीं रुक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि खिड़की से अंदर कैसे चढ़ना है। वो बस बाहर खड़ी रह गई, थोड़ी हैरान और जड़सी। कुछ उत्साही स्टूडेंट्स उसकी मदद करने आगे आए, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगी। ये कहकर मैं बाहर झुका और उसके बगल से पकड़कर आसानी से उसे अंदर खींच लिया। अंदर आते ही एक लड़का जो अमीर घराने का लग रहा था बोल पड़ा, तुम वही हो ना जिसे मेरे पापा ने हमें बचाने के लिए भेजा है? उसका नाम था कू चेंगू। अपने मेयर के बेटे होने का फायदा उठाकर उसने बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाया था कि उसका पिता उन्हें बचाने के लिए लोग भेजेगा। इसी वजह से वो इस ग्रुप का लीडर बन गया था। मैंने उसकी तरफ बढ़ाया हुआ हाथ पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। और तू है कौन? क्या मैं तुझे जानता हूँ? ये सुनते ही गू चेंगू का चेहरा उतर गया। उसने ये सब सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अकड़ में बोलने लगा, मतलब तुम भी हमारी तरह एक सर्वाइवर हो, तो फिर तुम्हें हमारे नियम मानने होंगे। ये सुनते ही उसका एक आदमी आगे बढ़ा और मेरे बैग को छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और एक कदम पीछे हट गया। क्या कर रहे हो तुम? गू चेंगू ने तुरंत एक बनावटी सही बनने वाला चेहरा बनाया। ताकि हम सब जिंदा रह सकें तुम्हें अपना सारा सामान हमें देना होगा, ताकि हम उसे बराबर बांट सकें। मैं हल्का सा ठंडा हंसा। तुम जियो या मरो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सुनते ही गू चेंगू ने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर दी ताकि सब सुन सकें। अगर हर कोई तुम्हारी तरह स्वार्थी होता तो हम सब कब के भूख से मर चुके होते। हम जो कर रहे हैं वो है संसाधनों का सही और समझदारी से इस्तेमाल। अब मुझसे उसकी बकवास सुनी नहीं जा रही थी। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम जियो या मरो ये मेरा मामला नहीं है, और मुझे तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें अपना सामान तुम्हें क्यों दूं? कू चेंगू ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। उसने हाथ उठाकर खिड़की की तरफ इशारा किया। तो फिर माफ करना, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। उसी समय खिड़की के बाहर वो ज़ॉम्बीज का झुंड जो मेरे पीछे लगा था, भीड़ बनाकर खड़ा था, खिड़की से चिपके हुए, लार टपकाते हुए। ऐसे वक्त पर मैं बाहर जाने वाला नहीं था। वैसे भी मैं यहाँ अपने मकसद से आया था। यहाँ इतने सारे क्लासरूम हैं, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा, फिर खुद ही चला जाऊंगा। मेरे जैसे बाहरी इंसान के सामने स्टूडेंट्स ने गो चेंगू की बात पर ज्यादा भरोसा किया। गुस्से में वो सब मुझे घेरने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर गो से ऐसे बात करने की? अगर हमने तुम्हें अभी अंदर आने नहीं दिया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। ये स्कूल है, तुम जैसे अजनबी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये सब सुनकर मैं हंस पड़ा। दुनिया खत्म हो चुकी है और तुम अभी भी मुझे नैतिकता सिखा रहे हो। और अगर मैं यहाँ रहने की जिद करूं तो क्या तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चे जिन्होंने कभी खून तक नहीं देखा मुझ जैसे इंसान का सामना कर पाओगे? दोनों तरफ माहौल गर्म हो चुका था, बस टकराव होने ही वाला था। तभी एक लंबी ड्रेस पहने खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। यहाँ क्या हो रहा है लू? अरे ये आदमी यहाँ झगड़ा करने आया है, हम इसे बाहर निकालने वाले थे। लोहे ने हल्का सा भौएं सिकुड़ते हुए कहा, अगर यहाँ रहना चाहता है तो रहने दो। इतने सारे खाली क्लासरूम हैं, किसी को बाहर निकालने की क्या जरूरत है? ऐसा करना किसी को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। सब लोग अब यहाँ से जाओ।
स्टूडेंट्स ने शक भरी नज़रों से गो चेंगू की तरफ देखा और जब तक उसने सिर हिलाकर इशारा नहीं किया तब तक कोई नहीं हिला। उसके मानते ही सब धीरे धीरे वहां से हट गए। उसी समय लूहे की नज़र मुझ पर पड़ी और फिर शेन किंग वो पर टिक गई। क्या ये तुम्हारी बहन है? ये तो बहुत क्यूट है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। हेलो छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैं तुरंत आगे बढ़ा और समझाया, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए है और थोड़ी इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बात नहीं करती। उसने आसानी से मेरी बात मान ली। आखिर इस वक्त कौन सा ज़ॉम्बी बिना वजह किसी को नहीं काटेगा। ठीक है, तुम अभी यहाँ रह सकते हो। पहली से तीसरी मंजिल तक सुरक्षित है। किसी भी खाली क्लासरूम में रह लो, लेकिन ये याद रखना, चौथी मंजिल से ऊपर बहुत खतरनाक है। कुछ ही देर में दोपहर हो गई। एक क्लासरूम के बाहर, जिस पर वेयरहाउस लिखा था, करीब दर्जन भर स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे। सब अपने अपने खाने के हिस्से का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर को बस कुछ बिस्किट ही मिले। उधर गो चेंगू खुद अंदर छुपकर चिकन लेग खा रहा था। तभी अचानक मांस की एक तेज और लाजवाब खुशबू हवा में फैल गई। लाइन में खड़े लोग इंतजार करना भूल गए। सबका ध्यान उसी खुशबू की तरफ चला गया और फिर सब नीचे की तरफ भागे। दूसरी मंजिल के एक क्लासरूम में मैं आग जलाकर खाना बना रहा था। उन्हें देखकर सबकी आंखें लाल हो गई, जलन और लालच से भरी हुई। गो चेंगू भी अंदर आ गया। दोस्त, क्या हम अपना खाना देकर तुमसे थोड़ा मांस ले सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारा वो बासी खाना ना पेट भरता है ना उसका कोई स्वाद है। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैंने एक कटोरे में मांस भरा और बाहर चला गया। खाना है? सभी ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने गला साफ किया। यहाँ कोई है जो आर्किटेक्चर पढ़ता है? मेरी बात खत्म होते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। काफी देर बाद एक आवाज आई, आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स दूसरी बिल्डिंग में हैं। शायद वो सब अब तक ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। ये सुनकर मैं काफी निराश हो गया। मैं यहाँ खास तौर पर आया था किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट बना सके। लगता है सब बेकार हो गया। लेकिन तभी भीड़ में से एक हल्की सी आवाज आई, मैं आर्किटेक्चर पढ़ती हूँ। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, 2 चोटियों में बाल बंधे हुए और काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए। वो काफी डरपोक लग रही थी। इतने लोगों की नजरों में आकर वो साफ तौर पर घबरा गई। मैंने उसे शक भरी नजरों से देखा। उसका ऐसा डरपोक और चुप स्वभाव देखकर आसानी से लग सकता था कि वो सिर्फ खाने के लिए झूठ बोल रही है। शायद उसने मेरी नजरों का मतलब समझ लिया था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम रुआन युआन युआन है। मैं अपनी डिपार्टमेंट की टॉपर हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन क्या तुम ब्लूप्रिंट बना सकती हो? वो अचानक सिर उठाकर मुझे हैरानी से देखने लगी। बिल्कुल। मैंने उस पर यूं ही भरोसा नहीं किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया था। नाम रुआन युआन युआन, पहचान स्टूडेंट, मेजर आर्किटेक्चर, अफेक्शन लेवल 0, हाथ पकड़ने का इनाम, एक सोलर एनर्जी से चलने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर या एक वेस्ट वाटर प्योरीफायर, 2 में से एक चुन सकते हैं। पहले किसका इनाम? पूरा सर्वेलेंस सिस्टम पूरी तरह कॉन्कर करने पर 4 ऑटोमेटिक टैरेट्स, 100 राउंड स्पेशल गोला बारूद के साथ। ये सारे इनाम सच में कमाल के थे। अगर ये सब मिल जाए तो मेरे सेफ हाउस की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनकर रुआन युआन युआन ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने फिर पूछा, और क्या तुम्हें कुछ खास तरह के डिज़ाइन भी आते हैं? उसके छोटे से दिमाग में तुरंत सवार ही सवाल आ गए, लेकिन खाने के लिए उसने हामी भर दी। मैंने सीधा कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। तुम्हें रोज़ाना 1 टाइम मांस और 1 टाइम सब्जियां मिलेंगी। रुआ युआन युआन, जो पहले ही थोड़ा मांस मिलने पर खुश हो जाती थी, ये सुनकर कि उसे सब्जियां भी मिलेंगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ये काम स्वीकार कर लिया। लेकिन जहां एक इंसान खुश होता है, वहीं दूसरा जलता भी है। गुचेंगू ने मुझे गुस्से से घूरा और फिर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसका एक आदमी लाई चारों तरफ देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई पीछे नहीं है, तब उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर गू, वो लड़का बहुत घमंडी है, क्यों ना हम उसे खत्म कर दें? गू चेंगू कुछ पल चुप रहा। नहीं, हम नहीं कर सकते। तुमने भी देखा है वो ज़ॉम्बीज़ के सामने क्या कर सकता है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। असल में गू चेंगू सबसे ज़्यादा मुझे ही खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत उसे ये करने नहीं दे रही थी। लियू यह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन गू चेंगू ने हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। लियू ये उसे जाते हुए देखता रहा और ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे पास तो मांस और अच्छा खाना है, इसीलिए तुम उसके खाने को कम समझते हो, लेकिन मैं भूखा हूं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ करके उसका सामान हासिल करना ही होगा। उधर खाना खाने के बाद रुआ युआन युआन अभी भी होंठ चाट रही थी, जैसे उसे और चाहिए हो। मैंने पूछा, और खाना है? उसने सिर हिलाया, नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं आज का अपना हिस्सा खा चुकी हूँ। अगर मैं कल का भी खा लूँ तो कल मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ।
ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। जी। इतना कहकर वो तुरंत काम में लग गई। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक लैपटॉप निकाला। आप अपनी ज़रूरतें बताइए। मैंने कहा, मुझे एक सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट चाहिए, लगभग 100 स्क्वायर मीटर का और बहुत मजबूत होना चाहिए। उसमें एक वेयर हाउस, एक इमरजेंसी एग्जिट, एक रहने की जगह और बाथरूम भी होना चाहिए। रुआ युआन युआन ने तुरंत जवाब दिया, अगर सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर होगा तो वो एक सुरक्षित शेल्टर के लिए काफ़ी छोटा पड़ेगा, क्योंकि आपको खेती के लिए जगह और जानवर पालने के लिए भी जगह रखनी होगी। मैंने उसे हैरानी से देखा। ये लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा डिटेल में सोच रही थी। ठीक कहा, इसीलिए इसे आगे बढ़ाने के लिए जगह भी छोड़नी होगी। समझ गई, मैं अभी इस पर काम शुरू करती हूँ। मैंने पूछा, कितना समय लगेगा? शायद कुछ दिन लगेंगे, और अगर बाद में बदलाव करने पड़े तो 2-3 दिन और। ये सुनते ही मैं थोड़ा गंभीर हो गया। पिछली जिंदगी की याद के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर भयानक ठंड आने वाली थी। अगर उससे पहले हम शेल्टर में नहीं पहुंचे तो इस हवादार बिल्डिंग में हम ठंड से मर जाएंगे। मुझे ये ब्लूप्रिंट 7 दिनों के अंदर चाहिए। क्या तुम कर पाओगी? शुरू में रुआ युआन युआन थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन में तैयार कर दूंगी। ठीक है, 7 दिन में। मैं शेन किंग वू को लेकर सीधे छत पर चला गया, ताकि शेल्टर बनाने के लिए एक सही जगह ढूंढ सकूं। थोड़ी देर में ही मुझे एक परफेक्ट जगह मिल गई। स्कूल के पीछे पहाड़ के पास एक खाली मैदान। सामने से वो क्लासरूम बिल्डिंग से सुरक्षित था और पीछे से एक बड़े पहाड़ का सहारा था। अगर कोई स्कूल के अंदर ना आए तो इस जगह को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। और सबसे अच्छी बात, यहाँ ज़ॉम्बीज़ की संख्या भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया और उस एरिया को साफ करने के लिए निकल पड़ा। पहली मंजिल की खिड़की से बाहर कूदा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आसपास और ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। मैंने बहुत सावधानी से एक को ख़त्म किया, लेकिन फिर भी बाकी 3 अलर्ट हो गए। सबसे पहले एक टी-शर्ट पहने लड़का सीधे मेरी तरफ झपटा।